नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी टेट क्लास नंबर 4 में। और आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट। दोस्तों, अगर आपने किसी भी रीज़न से 3 क्लास मिस कर दिया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट 2023 के नाम से। चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को ओपन करिए और अपने वीडियो को देख सकते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है कि भारत के किस शहर में यात्री ट्रेन ये चली थी पहली बार। तो इसका सही आंसर है ए, बम्बई से थाड़े। और ये शहर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, सभी जानते होंगे, और ये बहुत ही फेमस शहर है। अगर फैक्ट डेट की बात की जाए कि कब किस दिन चली थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और मुंबई और थाड़े के बीच कितनी दूरी है? तो 34 किलोमीटर की है। ये आपका फैक्ट है, बाकी आपसे कुछ विशेष पूछा नहीं जाएगा। जो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हो सकता था मैंने आपको बता दिया। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर, पुष्कर, नासिक या फिर हरिद्वार में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सोनपुर। सोनपुर है कहाँ? तो बिहार राज्य में है। ये मेला नवंबर दिसंबर में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस मेले का आकर्षण का केंद्र होता है हाथी बाजार। इस मेले में हाथी भी बिकती हैं, तरह तरह के जानवर बिकते हैं। ये जानवरों का मेला होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1971, 1981 या फिर 1951। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद को NIC के भी नाम से जाना जाता है। इस परिषद में अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य। राष्ट्रीय एकता परिषद का मुख्य काम क्या होता है? तो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने का एक तरीका निकालता है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ये इम्पॉर्टेंट है, लाखों बार ये क्वेश्चन आया है हर पेपर में, किसी न किसी पेपर में, हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। भारतीय संविधान में हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 के बीच है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक एक अनुच्छेद। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद आपके 25 से 28 के बीच मिलता है। फिर पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद आपको 32 में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। ये ऐसा देश है कि जहां पूरी तरीके से लचीला कानून, भारत के कानून में जो है लचीला और कठोरता दोनों है। यही अंतर है भारत और यूनाइटेड किंगडम के संविधान में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या फिर टुंड्रा प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर जो है ना, माल ढुलाई और परिवहन में काम आता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी इनकी खाल को पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर का जो है ना, दूध और मांस के रूप में प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर पंपास? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कंपास। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस, ये सभी घासें पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका बेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो ये थे घास के क्षेत्र, मैंने आपको लिख के दे दिया। अगर आप इनको लिख के रखते हैं, एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं, तो आपके लिए आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये रामबाण ही साबित होंगे। भाई कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अगर सिर्फ वीडियो देख कर निकल जाते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आपको सच में एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह तैयारी करना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन फ़ायदा तभी होता है जब आप अपने खुद हाथों से लिखते हैं, किसी चीज़ को नोट्स बनाते हैं, तब फ़ायदा होता है। अन्यथा पीडीएफ तो आप बहुत सारे चैनलों से ले चुके होंगे, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए कि आपने उन पीडीएफ को कितनी बार पलट के देखा है। सिर्फ मोबाइल में कचरा भर जाता है और कुछ नहीं, बस मोबाइल हैंग करना हो तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एशिया। एशिया में भारत और चीन दोनों आते हैं। तो यही तो पूरा 60% तो पूरे विश्व की आबादी यही दोनों लेके बैठे हैं। एशिया महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर थार मरुस्थल में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों सही है। थारू जो है ना, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में तो पाए ही जाते हैं और उत्तराखंड के जो है नैनीताल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये जनजाति जो है हिंदू धर्म को मानती है तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये दीपावली को शोक का पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र है। और तीसरी बात, ये रेलवे के लोहे का जो उत्पादन होता है, ख़ास तौर पर रेलवे का जो भी प्रोडक्ट बनता है, यही संयंत्र बनाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर लोकसभा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 35 वर्ष। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
राज्यपाल को एक और आवश्यकता होती है कि वो भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 1959 में केरल में हुआ था। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जलकुंभी। जलकुंभी को इकोर्निया क्रासिपस भी कहते हैं। जलकुंभी जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है और मछलियां मर जाती हैं। तो दोस्तों ये था जलकुंभी से संबंधित आप का डिटेल, और इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपर में, इसको ध्यान में रखिएगा। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा है? जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, या फिर ऑक्सिन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, इथाइलिन। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये था डिटेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आपको ये अगर चैनल काम का लगता है तो। अगर आपको पढ़ना है, मन से पढ़ना है और आपको निःशुल्क पढ़ना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा, एक एक वीडियो में दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप इन टॉपिक को फॉलो करते हैं और मेरे द्वारा बताए गए जो व्याख्या मैं करता हूं उसको आप एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, तो आप पक्का है कि टेट तो निकाल ही लेंगे, कोई उसमें संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप बस वीडियो देखकर निकल जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है? तो राइजोबियम है, क्लास्ट्रीडियम है, विवरियो है, या एजोटोबैक्टर है? यहाँ इसको होना चाहिए बैक्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम 1 ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिक में नाइट्रेट में बदल देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिक में नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इक्नस, यूप्लेक्टेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं।
प्रोटीन अणुओं की इकाई है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है। इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका अनुपस्थित होता है? लवक, रितकार्य, तारकाय, सेलुलोज, कोशिका भित्ति? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, तारकाय। तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से जान ही गए हैं। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारकाय के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रोस्फीयर होता है। सेंट्रोस्फीयर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक, रिक्तिकाएं तथा सेलुलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये ग्रंथि है, बंद ही हो गया है, यकृत या फिर अग्नाशय? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार स्रावण करना यकृत का मुख्य कार्य होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता, सारस, क्रेन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सारस, क्रेन। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में बात कर लें। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। मोर जो है देश का राष्ट्रीय पक्षी है, देश मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और गौरैया जो है दिल्ली राज्य का राजकीय पक्षी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या फिर अपखंडित? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, आपलेशियन या फिर किलिमंजारो या फिर अरावली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, किलिमंजारो। किलिमंजारो है कहाँ? तो तंजानिया में है, ठीक है, पहली बात। और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत
दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है। इसकी आधार से ऊंचाई 5882 मीटर है। तो दोस्तों ये था डिटेल इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा या फिर कच्छ डेल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मुंबई तट पर है ये। यह द्वीप जो है एक पर्यटन स्थल भी है जिसमें गुफा मंदिर फेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है डी, 70 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आबनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा मदद करेगा। 2023 का जो यूपी टेट होने वाला है उसमें आपको पूरी मदद करेगा ये वीडियो। आपके ऊपर है कि आप अच्छा या बुरा पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। आप यही कंटेंट जो है 2000-3000 रुपये में पैसा दे के लेते हैं और बार बार एक समस्या ये भी होती है कि कोर्स पूरा कराया गया कि नहीं पूरा कराया गया, बार बार कमेंट, बार बार बातें होती हैं। तो यहाँ आपको निःशुल्क मिल रहा है सब कुछ। अगर आप सचमुच में तैयारी करना चाहते हैं, आपको पैसे की दिक्कत है या नहीं भी दिक्कत है, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका यूपी टेट जरूर क्लियर हो जाएगा। कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या फिर प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार का है ये। कार्बी एंग्लोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन क्लास नंबर 4 एनवायरनमेंट का था। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और कहेंगे कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके काम का चैनल हो सकता है। आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे क्लास नंबर 5। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।